सुथरा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, आपको एकदम क्लियर कट नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जो पेपर है वो 5 पेपर है। पहले पेपर में मार्क्स हैं 95, दूसरे पेपर में मार्क्स हैं 72, 73, फिर 83। पूछ रहा है 5वें पेपर में क्या मार्क्स आ जाए ताकि उसका जो एवरेज है वो 75 से 80 के बीच में लाई करे। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कभी कभी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको डेली रूटीन में भी आ जाती है कि यार मेरे 3 पेपर खराब हो गए हैं, अब चौथे पेपर में हम क्या करें, हमारे कम से कम चौथे पेपर में इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है कि कितना करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, हम तो यही सोचेंगे कि एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे एवरेज का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरी एज 20 ईयर्स है, आपकी एज 30 ईयर्स है, या मेरी 30 मान लो, आप अपनी 20 मान लो। तो अगर हम अपनी और आपकी एज का एवरेज करें तो आप क्या करोगे, 30 + 20 डिवाइड बाई 2, ऐसी तो करोगे। यानी जितने नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उससे आप डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 30 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी 50 डिवाइड बाई 2। सॉरी, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 50 डिवाइड बाई 2, जिसको आप क्या कहेंगे 25। यानी 25 क्या है, आपकी और हमारी एज का एवरेज हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 5 सब्जेक्ट्स है। अगर हम पांचों सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, सबका सम करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम एवरेज मार्क्स आपकी स्क्रीन पे लिखते हैं। तो एवरेज मार्क्स कितने हुए, एवरेज मार्क्स हुए 95 + 72 + 73 + 83 + x। तो ये बच्चों क्या हुए, ये आपके हुए एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, फाइनली 5 से डिवाइड कर देंगे। और हमने बच्चों ये बताया कि ये जो इसके एवरेज मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। मतलब ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू किससे होने चाहिए, 75 से। ठीक है ना, ये बड़े होने चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 75 से। और छोटे कितने होने चाहिए, 80 से। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले टाइम पे स्टार्ट की थी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी का बेहद आसान क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे कि उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो मैंने 75 से 80 के बीच में लाई करा दी। अब आपका इसका बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी आप थोड़ी बहुत तो सॉल्व करना जानते ही। अगर मान लो किसी ने इनइक्वालिटी की क्लास नहीं अटेंड की है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अभी इसके आगे जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस चालू करेंगे तो उसमें इनइक्वालिटी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो मॉड पे रिलेटेड होंगे, मॉड पे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो एक बेसिक इनइक्वालिटी है, तो कोई भी कर सकता है। तो आप करिए, अपनी कॉपी में ही कर लीजिए। तो इन सबको बच्चों सम करेंगे, 95 + 72 + 73 + 83। तो बच्चों इनको सम करने पे आएगा 323 + x होल डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा। तो अगर किसी बच्चे ने आंसर निकाल लिया तो मेरे को बता सकता है, वरना मेरे को तो समय लगेगा सॉल्व करने में। ये बच्चों मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 52 एंड लेस देन 77। यस, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर कैसे निकला होगा, पहले आपने इसे इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर से 5 हटाया होगा। पूरी इक्वेशन में बच्चों जरा 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375। लेस देन इक्वल टू 323 + x लेस देन 80 × 5 बच्चों क्या करेंगे, 400 हो जाएगा। और बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे तो 5 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इन इक्वेशन एज इट इज रहेगी। अब बच्चों मेरे को x को सेपरेट करना है, तो हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन में 323 माइनस करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, हम पूरी इक्वेशन में 323 को माइनस कर रहे हैं। अभी आप बिगनर्स हैं इसलिए हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए कि हम बहुत टफ पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों आपका आंसर, माइनस करना तो आप कर ही लेंगे, ये आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है। यानी कि उसके जो मार्क्स है बच्चों वो 52 से 77 के बीच में होने चाहिए, तभी उसके मार्क्स का एवरेज जो होगा
वो 75 से 80 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों ये बहुत ही डेली रूटीन का क्वेश्चन है और आप इसको अब समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह से किया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, हम बहुत आसान भाषा में अभी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर जब एग्जाम में आता है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। बस इसमें डिफिकल्ट क्या है, इसकी में डिफिकल्ट है इसकी लैंग्वेज। आप लैंग्वेज देखिए क्या लिखी है। इसमें लिखा है अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसमें लिखा है कि 600 लीटर है और उसमें एसिड कंटेंट कितना है? 600 लीटर का 12%। उसमें क्या है? एसिड कंटेंट कितना है? 600 लीटर का 12%। तो कह रहा अ मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड। तो कह रहा है हम कितने लीटर ऐड करें 30% एसिड, यानी जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसका 30% एसिड होना चाहिए। तो आप मान लीजिए x लीटर वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, तो x लीटर का एसिड कंटेंट कितना हुआ? उसका 30%, यानी कि 30x/100 हुआ, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम उसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। अब यहां पे आप लोगों ने इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि क्वेश्चन आपको टफ लगने लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को जैसे ही थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने क्या लेट किया? हमने मान लिया कि x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज एडेड। तो उस बात को हम लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये मैंने ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड टू बी एडेड, ये बच्चों को मैंने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद आप एकदम तसल्ली से देखिए इसमें लिखा क्या है, इसको टफ ना बनाइए। इसमें लिखा है कि आपने ऐड किसमें किया है? 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन। तो बेटा 600 लीटर ऑफ 12%, तो वो कितना हुआ? 600 इंटू 12/100। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसमें आपने क्या ऐड किया है बच्चों? आपने सॉल्यूशन ऐड किया है जिसका वॉल्यूम है x लीटर, और उसमें एसिड कंटेंट कितना है? उसका 30%। तो आपने बच्चों ये ऐड किया है x इंटू 30/100। अब आपको क्लियर होगा? तो बच्चों जब मैंने ऐड किया तो रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन आता है, कहते हैं सर यही तो है वॉल्यूम। अरे ये वॉल्यूम थोड़ी नहीं है जो मैंने लिखा है, मैं तो पूछ रहा हूं ये तो एसिड कंटेंट है भैया, ये वॉल्यूम थोड़ी नहीं, ये तो एसिड कंटेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर पहले 600 लीटर था, अभी आपने x लीटर और ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 600 प्लस x लीटर, ये हुआ वॉल्यूम। लेकिन मैं पूछता हूँ रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम बताओ, तो लोग हमको यही बताते, कहते ये है। ये थोड़ी नहीं है रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम, ये रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम नहीं है जो मैंने लिखा है। आपको रिजल्टिंग मिक्सचर लिखा है कि जब हम 600 लीटर में 30% ऑफ x ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्टिंग मिक्सचर आता है, तो उस रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हुआ? उसका वॉल्यूम हुआ x प्लस 600, क्योंकि 600 पहले था, x लीटर आपने और ऐड किया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? x प्लस 600। और उसमें एसिड कंटेंट कितना है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है मोर देन, देखिए लिखा है 15%, लिखा है 15%। तो जब मैंने x लीटर ऐड किया तो उसमें जो एसिड कंटेंट है वो मोर देन 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ये देखो इनइक्वालिटी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो एसिड कंटेंट मैंने जब ऐड किया, तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा वैसे ये इक्वेशन। और इक्वेशन में साफ साफ लिखा है, आप
क्वेश्चन पढ़िए और उसकी हिंदी निकालने की कोशिश करिए, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बच्चों आपकी पहली इक्वेशन बन गई है 12 into 600 by 100 plus 30x by 100 is greater than 15% of resulting mixture, क्योंकि उसने लिखा है more than 15% but less than 18%। तो बच्चों ये मोर देन वाली इक्वेशन है, पहले हम मोर देन वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वरना सब एक साथ लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बच्चों उसको कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान तरीका है वैसे इसको सॉल्व करने का। आप सबसे पहले कहोगे सर आप एक काम कर लीजिए, आप इस पूरी इक्वेशन में पहले 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 30x प्लस 7200 इज ग्रेटर देन 15x प्लस 15 6 90 और 2 0 9000। ये आ गया, इसमें तो कोई आप लोग को प्रॉब्लम है नहीं। अब बच्चों उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 30x माइनस 15x, ये जो लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट कर दो, ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200। तो बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये आ गया 15x इज ग्रेटर देन 9000 में से 7200 माइनस हो गया, कितना बचा 1800 बचा, 1800। तो x आपका आ गया ग्रेटर देन 1800 अपॉन 15, और 1800 अपॉन 15 यानी कि 15 12 180 यानी कि 120। ये देखो बच्चों मैंने पहली इक्वेशन सॉल्व कर दी, तो आपके पास x का एक इंटरवल आ गया कि x 120 से बड़ा होना चाहिए। अब बच्चों हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए। पहले जो आपके पास एसिड कंटेंट था वो लिखिए, फिर जो आपने एसिड कंटेंट मिक्स किया वो लिखिए, फिर ये जो है ये लेस देन है किससे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो एसिड कंटेंट है उससे कितना 18%, ये उससे कम। तो बच्चों ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर वेरी इजी, पहले हम पूरी इक्वेशन में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 12 6 7200, ठीक है, यहां तक तो मैंने सही किया है, लेस देन 18x प्लस 18 6 कितना होता है 108, यानी कितना हुआ प्लस का 108 और 2 0। ये इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इसको धीरे से सॉल्व करो तो ये क्या बन गई 30x माइनस 18x लेस देन 10,800 माइनस 7,200, तो ये कितना आया बच्चों, ये आएगा 3600। इसका मतलब यहां से बच्चों सॉल्यूशन आपका क्लियर हो चुका है। 30x माइनस 18x कितना हुआ, ये आपका हो गया 12x, ठीक है, लेस देन 3600। तो बच्चों आपका ये आंसर सॉल्व होकर के आ गया है कि जो x है वो लेस देन 3600 बाय 12 यानी कि लेस देन 300। तो बच्चों आपके पास 2x पे कंडीशन आई है, क्या कंडीशन आई है कि एक तो x आपका जो है 120 से बड़ा है और 300 से छोटा है, तो मतलब 120 से बड़ा मतलब 120 से इंफिनिटी, और 300 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 300। तो जब हम कॉमन रीजन लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन में x तो एक ही है, तो 120 से बड़ा 300 से छोटा, इसका मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि x जो है 120 से बड़ा है और 300 से छोटा है, इसका मतलब x लाई कर रहा है 120 से लेकर के 300 के बीच में। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम एडेड होगा वो 120 से 300 लीटर के बीच में लाई करेगा। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि इसको टफ मत बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए मैंने कितनी आराम से इनइक्वालिटी बनाई और ये सॉल्व हो गई। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन हो सकता है आप मेरे से पहले आप इसका आंसर निकाल भी सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कि आपके पास सेंटीग्रेड का रिलेशन दिया है 5/9 टाइम्स F-32। इस समय तो कोरोना वगैरह चल रहा है, तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तो आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बार बार चेक किया जाता है, तभी लोगों को एंट्री दी जाती है मॉल वगैरह में अब तो, ठीक है।
तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का रिलेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। ओके, तो ये रिलेशन आपके सामने दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर दिया गया है कि what is the range of temperature in Fahrenheit if the conversion formula of centigrade is and relation between centigrade and Fahrenheit is given by this। जहां पर दिया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रखा गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो बच्चों क्वेश्चन का हिंदी में जब कन्वर्जन करते हैं तो ये निकल के आता है कि अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर की रेंज 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में उसकी रेंज क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि जो है, जैसे आप क्या करते हैं, जब आप लोग को फीवर होता है तो थर्मामीटर डालते हैं ना मुंह में। जब थर्मामीटर डालते हैं तो वो किस में टेम्परेचर बताता है, पता है आपको? वो टेम्परेचर बताता है फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बताता है। तो फ़ारेनहाइट में क्या देखते हो आप उसमें देखते हो 98 है, 97 है, तो कहते हो नॉर्मल है। तो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी को जब 37 डालेंगे तो एफ निकलेगा 97.8 सर के आसपास, 86 से 95 है ना? यस, देखो एक बच्चे ने इतनी देर तक हमारा समझ भी लिया और उसने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है कि 86 से 95 के बीच में। तो इसका हम एक बार सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो सेंटीग्रेड का रिलेशन है, जो सेंटीग्रेड है वो किसके बीच में लाई करता है? वो लाई करता है 30 से लेकर के 35 के बीच में। तो आपको क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकालना। तो बहुत ही आसान है, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सेंटीग्रेड की वैल्यू डाल देंगे और सेंटीग्रेड की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो है 5/9 टाइम्स F - 32 लेस देन 32। तो बच्चों ये रिलेशन आपके पास गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर अपना निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहली पूरी इक्वेशन में हम 9/5 मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनइक्वालिटी बहुत प्रॉपर और सही ढंग से सॉल्व करने आनी चाहिए अब इस स्टेज पे। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे 5 6 ये 54 हो जाएगा, लेस देन F - 32 लेस देन 5 7 7 9 63 हो जाएगा। और पूरी इक्वेशन में आप 32 ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर फुल एंड फाइनल आ गया। आपका आंसर आ रहा है 86 से 95, 86 से 95। ओके, हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे को क्वेश्चन ये क्लियर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे, नोट्स आपके पास आ ही जाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, जरा मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन निकाल के देता है। तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का जिक्र किया जा रहा है, तो ट्रायंगल हम आपके सामने बना देते हैं। देखिए ये है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये मैंने आपकी स्क्रीन पे बना दिया है। ट्रायंगल का नामकरण कर लीजिए ABC। लिखा है द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स, नहीं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को x मान लो। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड है 3 टाइम्स, यानी कि 3x, ये मैंने लिख दिया। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter the longest side। तो longest side आपकी 3x है, तो ये थर्ड साइड हुई, वो 2 सेंटीमीटर से कम, ये आ गया। उसके बाद तीनों साइड्स का रिलेशन आपको पता है इन टर्म्स ऑफ x। उसके बाद कह रहा है जो उसका पेरीमीटर है वो कम से कम 61 है। कम से कम का मतलब क्या हुआ, वो 61 हो सकता है या 61 से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम, यानी आप करेंगे x + 3x - 2 + 3x। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेरीमीटर है वो या तो 61 होना चाहिए या 61 से ज्यादा होना चाहिए, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 61। तो बच्चों सर x is greater than 9। नहीं, ऐसे बोलिए कि x ग्रेटर और इक्वल टू 9, ऐसे बोलिए x is greater or equal to 9। दैट मींस x क्या हो सकता है आपका,
x आपका 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या हुआ? सबसे शॉर्टेस्ट हुआ x इक्वल टू 9। तो बच्चों इसमें पूछा गया था कि मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन। तो मिनिमम लेंथ के लिए आप क्या बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है? 9। ओके, तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर अब बता रहे हैं, यानी उनको ये वर्ड प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी की उनके बाएं हाथ का काम। ठीक है बच्चों, आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से आ गई है, अच्छी बात है। तो बच्चों अब लोग यहाँ पर एक बच्ची है हम लोग के बैच में, उसके डाउट्स देख लेते हैं। 1 मिनट, हो सकता है ये सभी के डाउट्स हो। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे अब आ गया है, देखते रहिए। 2 क्वेश्चन है डाउट्स के, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे भी कंटिन्यू करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट इज। लेकिन बच्चों अगर यहाँ से अगर हम पूछते हैं कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट बताओ उसके 1 2 3 के, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3। तो बच्चों हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स के लिए थोड़ी सी जगह बना रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। बच्चों जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे 1,2 लिखा है, तो 1,2 का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर 2 है। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 2 4। तो बेटा वो सबसेट जरा बनाइए आप, क्या बनाते हैं? 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1,2 लिखते हैं, और मैंने बताया था 5 तो सबका ही होता है, 5 हर सेट का एक सबसेट होता है। तो बेटा इसके 4 हो गए। अब बेटा इन 4 में एक ध्यान दो, ये सबसेट्स है, ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं है। अब बेटा हम लोग को प्रॉपर सबसेट्स पूछा जाता है। बेटा प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि होगा तो वो सबसेट ही, लेकिन उसमें हम कोई भी एक ऐसा सेट नहीं लिखते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इटसेल्फ जो सेट्स गिवन हो उसके बराबर हो। मतलब हमारी बात समझिएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर, मतलब वो सेट्स अगर इक्वल हो गए, इक्वल सेट्स तो आप समझते ही है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हूबहू सेम हो, मतलब अगर इक्वल सेट्स हो गए, इक्वल सेट्स होंगे तो कार्डिनल नंबर भी सेम होगा भाई। अगर किसी भी सूरत में सेट्स अगर इक्वल हो गए तो हम लोग उसको कहते हैं कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट्स के पार्ट नहीं होते। समझ मेरी बात समझिएगा, क्योंकि इस बच्ची ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स में आपको याद रखना होगा इटसेल्फ वो सेट नहीं आता है। प्रॉपर सबसेट्स में इटसेल्फ वो सेट नहीं आएगा जिसमें हूबहू सेम एलिमेंट्स हो 1, 2, 3। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रॉपर सबसेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। किसी सेट को प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जबकि हूबहू उसके एलिमेंट हूबहू जो गिवन सेट है उसके बराबर हो, मतलब दोनों सेट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने सबसेट्स नहीं पूछा, अगर सबसेट्स पूछता तो हम इसका आंसर 8 कहते, लेकिन इसने प्रॉपर सबसेट्स पूछा। तो जाहिर सी बात है इन 8 एलिमेंट्स में से कोई एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट सबसेट होगा, उस सबसेट्स में 1, 2, 3 लिखा होगा, ठीक है ना? तो वो हमारे प्रॉपर सबसेट का पार्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए जो आपके सबसेट है उसमें एक माइनस कर देंगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आ जाएंगे? 7। कितने आ जाएंगे? 7। तो मेरे ख्याल से जिस बच्ची ने पूछा था उसको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट, वंस अगेन नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आई। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताएं? ओके देखो बेटा, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है, हाँ कोई बात नहीं, अगर हमारी आवाज नहीं आ रही है तो हमने स्क्रीन पे देखो बेटा पूरा पूरा लिख रखा है, स्क्रीन पे देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी आएगी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं बेटा आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आप एक छोटा सा सेट लीजिए, ये सेट है आपका A 1, 2। बेटा अगर हमसे पूछा जाता है सेट A के नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो आप 2 की पावर कार्डिनल नंबर कर देते हो, तो आप कहते हो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 4। अगर हम सबसेट्स आपसे लिखने के लिए कहें तो आप कहोगे ये 1 होगा, 2 होगा, 1, 2 होगा और 5 होगा। यही तो 4 हुए। लेकिन बेटा ये सबसेट्स है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है।
प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है बेटा, उसमें होते तो सब सबसेट की तरह है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक सबसेट गायब हो जाता है। कौन सा? 1,2 वाला। ये 1,2 वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्योंकि बेटा अगर कोई सेट प्रॉपर सबसेट है तो हम उसको तब प्रॉपर सबसेट कहते हैं जब उसके एलिमेंट्स हूबहू बिल्कुल जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट के बराबर हो, मतलब वो दोनों सेट्स इक्वल हो जाए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जा रहे हैं, मतलब इक्वल सेट्स बन जा रहे हैं, तो उस सेट्स को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि उस सेट को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप क्या करिए, उसका एक शॉर्टकट है, आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लीजिए और उसमें से वही वाला एक सेट माइनस कर दीजिए। कौन सा वाला? जो 1,2 है, क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या हो गए हैं? सेम। समझ में आया? तो आपको करना कुछ Yes, नहीं sir. कि कभी भी आपसे सबसेट पूछा जाए तो आप प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए पहले सबसेट का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 की पावर n और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। इतना आसान काम है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड की तरह लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड की तरह मैं स्टार बना के लिख देता हूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या होगा? उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है बेटा? ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा डाउट है जैसे बेटा मैंने आपको बताया था, देखिए दूसरा डाउट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब कई बच्चे यहाँ पे रूल मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको थ्योरी में, और आपको थ्योरी नोट्स भी भेजे थे। उसी तरीके से बेटा सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रूल मेथड। ये बस नाम चेंज करके लिख दिया गया है ताकि आपको ये पता रहे कि रूल मेथड जो होता है वो सेट बिल्डर मेथड ही कहलाता है। अब बेटा किसी भी नल सेट को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसमें चारों में से कौन सा आंसर होगा? आप खुद सोचिए। अब आप कहेंगे सर सेट बिल्डर फॉर्म में तो पूरी डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे तो कोई आंसर हुआ नहीं है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और अगर हम सी वाला आंसर ले लेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब यहाँ पे तो एक्स कुछ भी हो सकता है। 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 लोगे तो 2 आ जाएगा, 1.5 लोगे तो 1.5 आ जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि वो तो नल सेट है, तो नल सेट के लिए तो बेटा आपका सिर्फ आंसर कौन सा होगा? डी पार्ट होगा, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट लोगे वो होगा ही नहीं उस सेट के अंदर, क्योंकि x कभी x के बराबर है ही नहीं। 1 लोगे तो 1 आएगा नहीं, 2 लोगे तो 2 आएगा नहीं, 1.5 लोगे तो 1 आएगा नहीं, √3 लोगे तो वो भी नहीं आएगा। तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? नल सेट। तो बेटा अगर हम नल सेट को लिखना चाहें किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? रूल मेथड फॉर्म में। तो बेटा हम लोग का जो आंसर होगा वो डी पार्ट सही होगा। कौन सा सही होगा? डी पार्ट सही होगा। तो मेरे ख्याल से आपके डाउट्स जो थे अभी मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। बाकी आपके जो और भी जो डाउट्स जो आपने आज के टर्न पे भेजे आप लोगों ने, तो वो डाउट्स मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा, मतलब टेलीग्राम कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो करें आगे कंटिन्यू। आगे जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सभी बच्चे कॉपी में डालिए रिलेशन और फंक्शंस। भले आप अभी रिलेशंस डाल सकते हैं या रिलेशन और फंक्शन पूरी हेडिंग डाल दीजिए। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए रिलेशन एंड फंक्शंस। कॉपी में हेडिंग डालिए रिलेशन एंड फंक्शंस, क्योंकि सेट थ्योरी में आप काफी कुछ समझ गए, इनइक्वालिटीज में समझ गए आप काफी कुछ। अब आप रिलेशंस में समझेंगे, फिर फंक्शंस में समझेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग जितने भी पैकेज के डाउट्स होते हैं, यानी कि सेट्स के, रिलेशन के, फंक्शंस के, वो सारे क्लियर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस, रिलेशंस ये काफी बड़ा पोर्शन होता है। इसको करने के लिए पहले आपकी इनइक्वालिटी की होनी चाहिए, जो मैं आपको करा चुका हूँ।
और रिलेशन फंक्शंस में आपको डोमेन सीखने को मिलेगा, रेंज, मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन, सिग्नम एक्स क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, ये सारी थ्योरीज आपकी कवर होंगी। बाय द वे रिलेशंस तो काफी इजी सा टॉपिक होता है, रिलेशंस में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो रिलेशन और फंक्शंस को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि रिलेशन और फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, रिलेशन और फंक्शन अलग अलग होते हैं। फंक्शन तो आपका काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, रिलेशन काफी इजी होता है। तो रिलेशन और फंक्शन एक ही चीज नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि जो रिलेशन लिख रहे हैं वही फंक्शन है, ऐसा नहीं होता। जो आप रिलेशन लिखते हैं वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपके पास सबसे पहले जब हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग को सीखना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या सीखना होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये मैंने अभी अंडरलाइन किया है आपकी स्क्रीन पे। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना होता है। अब ऐसे आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको काफी टफ लगेगा, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपके सामने एक सेट ए लिखा है, मैं आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा, पूरा विजिबल है आपको। आपने सेट ए लिखा है, मान लीजिए आपने लिख दिया 1,2। एक सेट आपने बी लिखा, वो आपने लिख दिया 3,4। तो अगर हमने पूछा आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए ए और बी का, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए टू बी, ऐसे भी कहते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, ऐसे भी कहते हैं। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है ना, वो होता है ए क्रॉस बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अब आप लिखना स्टार्ट करिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 1,2, मान लीजिए आपने लिखा है x प्लस वाई और ब्रैकेट में लिख दिया p प्लस क्यू, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना एक एक करके x से, वैसे यहाँ पे आप पेयर्स लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले 1 आएगा 3 के साथ, ये पहला पेयर, फिर 1 आएगा 4 के साथ, दूसरा पेयर, फिर 2 आएगा 3 के साथ, फिर 2 आएगा 4 के साथ। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है? ए क्रॉस बी का है। मैंने बी क्रॉस ए नहीं लिखा है, क्लियर रखिएगा। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए टू बी, दिस इज ए क्रॉस बी। तो कितना आसान है लिखना, ये तो कोई भी लिख सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर्स है? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स है, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, है ना, 4 है। तो बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कोई फंक्शन नहीं लिखा है मैंने, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन क्या होता है? जैसे फंक्शन होता है, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन लिख दिया fx इज इक्वल टू x²। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसमें x की जगह 1 डालिए, अच्छा तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि फंक्शन में 1 डाल लें तो 1 भी आ जाए और 4 भी आ जाए? देखिए यहां पर ऐसा हो रहा है रिलेशन में, देखिए ध्यान दीजिए, आपने 1 डाला तो 3 भी आ रहा, 1 डाला तो 4 भी आ रहा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? फंक्शन में पॉसिबल है? फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि फंक्शन अलग चीज होती है, रिलेशन अलग होता है। लेकिन कई लोग थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, दोनों को उठा के मिक्स कर देंगे। लेकिन आप अपने सामने प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए, आपने कोई फंक्शन लिखा है ऑन एक्स, वो x² है। क्या आपने कभी फंक्शन नहीं लिखा? आप पता नहीं कितनी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते तो थे आप, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये px का क्या था? फंक्शन ही तो था, x पे डिपेंडेंट। तो आप इसमें x की जगह 1 डालेंगे तो 1 आएगा, -1 डालेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि 1 डाल लें तो 3 भी आ रहा, 1 डाल लें तो 4 भी आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि फंक्शन डिफरेंट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अलग होता है। तो आपने अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपने लिखे क्रॉस करके? 4 ऑर्डर पेयर्स लिखे, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, बिना क्रॉस प्रोडक्ट के भी बता सकते थे। करना ये होता है कि पहले सेट का कार्डिनल नंबर देख लो कितना है, 2। दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर देख लो कितना है, 2। अगर आपको ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर निकालना है
तो दोनों के कार्डिनल नंबर ए और बी के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 2 तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट भी बता सकते हो कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आएंगे, है कि नहीं है। जैसे आपके सामने देखिए बच्चों दूसरा एग्जांपल, ये बच्चों इधर देखिएगा मेरी स्क्रीन पे, मैंने आपको इसलिए लिखने से बचा रहा हूं ताकि आप स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप लिखते रहेंगे तो मेरी स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, ये लिखा है ए, इसमें कितने कार्डिनल नंबर है, 2, बी में कार्डिनल नंबर कितना है, 4। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या आएगा, कितने नंबर है, इसमें 2 है, उसमें 4 है, यानी जो बनेगा फाइनली आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, 2 × 4 यानी कि 8। अब बच्चों गिनो उसमें 8 है भी कि नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब जो हम लोग सोच रहे थे वो सही है। लेकिन ये आपको मैंने क्लियर करा दिया है कि ये रिलेशंस है, फंक्शन नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिख के दे दिया, आप खुद अपने मन से भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है मेरी सेटिंग का फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन ले लो, उसमें जरूरी थोड़ी नहीं कि 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 डालेंगे फिर 4 भी आ जाएगा, फिर 1 डालेंगे तो 5 भी आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। चलिए, तो फंक्शन इज डिफरेंट, रिलेशन इज डिफरेंट। तो आप अभी आपने रिलेशंस में क्या पढ़ा कि हाउ टू सॉल्व कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और आपने डायरेक्टली भी बता दिया कि उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हम कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं बिना लिखे। तो बच्चों ये वाला पॉइंट्स मैंने आपको मार्क कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके सामने स्क्रीन पे पूरी तरीके से विजिबल भी है, ये सेकंड पॉइंट मैंने आपका मार्क कर दिया है। देखिए क्या लिखा है इसमें, if there are p elements in A, q elements in B, then there will be pq elements in A cross B. That is, if number of elements in A is p, number of elements in B is q, then number of elements in A cross B is pq. तो मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी तरीके से जैसे बच्चों आपने 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा किया ना, वैसे ही बच्चों आप 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो बच्चों आपने अभी क्या निकाला, आपने निकाला A क्रॉस B, क्या आपका निकला था A क्रॉस B, देखिए आपकी स्क्रीन पे ऊपर लिखा है, ये लिखा है 1,3 1,4 2,3 2,4। अब हो सकता है कोई महान आत्मा आ जाए, वो आपसे पूछे कि भैया A क्रॉस B बताओ, तो आप इस तरह से ब्रैकेट्स बना लीजिएगा। तो पहले A क्रॉस B का निकाल लो और फिर उसका फिर से A से क्रॉस ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप A से फिर से क्रॉस लेंगे, और जब क्रॉस लेंगे तो क्या आएगा आप बता सकते हैं, यानी 1,2 को हम फिर से एक जो नया आपका सेट बना है उससे फिर से लेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका 1,2 से A क्रॉस B का लो, तो आप क्या बनेगा, सबसे पहले 1 का सबसे लिख दो, तो 1,1,3 ये पहले आएगा, ठीक है। दूसरा लिखिए 1,1,4, फिर क्या आएगा 1,2,3, A से ले रहे हैं A क्रॉस B का, फिर आएगा 1,2,4, आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट्स लिखो, हम नीचे लिख लेते हैं, जगह बना लेते हैं। 2 से करिए, क्या आएगा 2,1,3, फिर क्या आएगा 2,1,4, 2,2,3, 2,2,4। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से इसको कर लिया। तो उसमें नंबर ऑफ जरा ऑर्डर्ड पेयर्स देखिए कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्स पेयर्स हैं। क्या वो होने चाहिए थे, चेक करते हैं बच्चों। A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर्स थे, 4, A में कितने हैं 2, तो 4 × 2 कितना हुआ 8 ही तो हुआ, 8 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आपके पास A क्रॉस B ही आए, A क्रॉस B क्रॉस C भी आ सकता है, तो रेडी रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बना रखा है, आप एग्जाम्पल आराम से देखिए। वो एग्जाम्पल है आपका 20, देखिए एग्जाम्पल 20 क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक्सप्रेस A इज इक्वल टू, क्या लिखा है 2A + B = 5, जहां A B क्या है होल नंबर। अब होल नंबर में कंफ्यूजन न रखिएगा, कई लोग होल नंबर को नेचुरल नंबर मान लेते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो
तो बच्चों आपके पास एक रिलेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब बच्चों यहां से आपको a और b जो भी निकालने हैं वो होल नंबर ही होने चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग कर लो, आप 0 डाल दो। जैसे देखो इसने 0 डाला है, आप भी यहाँ 0 डाल दो, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पहला आपका आ गया 0,5। अब आप a की जगह 1 डाल दो तो हो जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दूसरा पेयर आ गया 1,3। वैसे ही बेटा 2 डालो, 2 डालने पे 1 आएगा, लेकिन बेटा जैसे ही आप 3 डालोगे तो बेटा फिर आपका होल नंबर नहीं आएगा। आप चेक कर लो, 3 2 6, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6, यानी b आ जाएगा -1, और -1 तो होल नंबर होता ही नहीं है। यानी बच्चों आपको जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अगर हम इससे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना चाहें तो वो क्या होंगे? 0,5, 1,3, 2,1। बहुत आसान सा काम है, ये कोई टफ काम थोड़ी नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, बस आपको होल नंबर पता होने चाहिए। चलिए बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बच्चों आपके पास जो गिवन है ये एक P दिया है, एक Q दिया है। आप अपनी करना चाहें तो कॉपी में कर सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज है। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि अगर आप A क्रॉस B करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होता है, B क्रॉस A करेंगे उसका रिजल्ट अलग होता है। तो उस बात को आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि P क्रॉस Q क्रॉस P इक्वल नहीं होते। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू कर गए हैं। तो सभी बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट तो यस बेटा बताइए। सर एक डाउट था सर, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, इसके पहले वाले एग्जांपल में, हाँ यस बेटा सर बताइए। उसमें ए और बी होल नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर सर ए और बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, इंटीजर को बिलोंग करते, तो सर जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो कैसे होता है? मतलब वो तो इन्फिनिटी में आ जाता है। वो तो इनफाइनाइट चलता ही रहता, वो कोई डिफाइन क्वेश्चन नहीं होता है। मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफाइन होने चाहिए, मतलब ऑर्डर पेयर्स लिमिटेड होते हैं, तो ऑर्डर पेयर मतलब ए कभी और बी रियल इन्फिनिटी में नहीं जा सकते? नहीं बेटा, इन्फिनिटी नहीं। इन्फिनिटी मतलब बच्चों अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को कोई मैथ्स में हम बता ही नहीं सकते। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों डिफाइंड होते हैं, या तो नेचुरल नंबर, या तो होल नंबर, या तो इंटीजर्स, इस पे डिफाइंड होते हैं, या तो एक लिमिट दे दी जाती है कि जो है x लाई कर रहा है 1 से लेकर 6 तक, इस तरह से लिमिट्स दी जाती है, ठीक है ना। मतलब इनफाइनाइट थोड़ा ना होता चला जाएगा। अब आप समझ गए बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर गए हैं और नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। और मैं आपको अब यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कुछ बातें, जरा वो बातें आप समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिएगा। बात तो काफी आसान है, लेकिन आप उसको टफ बना देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बच्चों अब यहाँ पर मैं आपको एक टर्म्स क्लियर करने जा रहे हैं। वो टर्म्स का मतलब होता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, तो जरूरी नहीं है मैं इस क्वेश्चन से क्लियर करूं, पहले तो आप डोमेन क्लियर कर लो क्या होता है डोमेन। मैं डोमेन आपकी कॉपी में लिख रहा हूँ, मतलब आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ डोमेन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज। इसके मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। बच्चों डोमेन और रेंज का मतलब आप क्या समझते हैं? डोमेन का मतलब होता है कि डोमेन और रेंज अगर हम बात करते हैं तो डोमेन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। तो जो सेट ऑफ एक्स होगा, मतलब जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो डोमेन में कही जाती है, और एक्स की वैल्यूज डालने पर जो भी वैल्यूज वाई की आती हैं उसको हम लोग कहते हैं रेंज कहते हैं। जैसे मान लो आपके साथ में एक दिया हुआ है रिलेशन, वो रिलेशन दिया है P से Q। देखो बच्चों क्या रिलेशन दिया है, P से Q। अभी मैं जो आपको डोमेन रेंज है इसका बहुत ही भयानक रूप भी बताऊंगा, वो लेकिन फंक्शंस में आता है, अभी नहीं आ रहा है, अभी तो मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर एक देखो दिया है रिलेशन फ्रॉम P टू Q, Q टू P नहीं है, P टू Q है। तो क्या दिया है रिलेशन,
कि देखिए 9 की दो इमेजेस आ रही हैं, 3 और -3। क्या आ रही है? 3 और -3। इसका मतलब आपका फंक्शन किस टाइप का है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि अगर x 9 होगा तो आपका वाई स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा? +-3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 9 की दो इमेजेस है, 3 और -3। सिमिलरली 4 की दो इमेजेस है, 2 और -2। 25 की 5 और -5। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का डायग्राम कभी भी दे दिया जाए तो डायग्राम को देख करके हम ये बता सकते हैं कि इस डायग्राम को रीड कैसे किया जाए। ये डायग्राम को रीड करने का तरीका होता है, लेकिन आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कम ही आते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम अभी आपको बता रहे हैं, बाकी डोमेन और रेंज का काफी भयानक रूप आपके पास आएगा अगले टर्म पे। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को देख करके आपको उसको लिखना है सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म बच्चों आप सभी लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म लिखना। अभी तो मैंने बताया 9 डालेंगे तो 3 आएगा, 9 डालेंगे तो -3 आएगा, 4 डालेंगे 2 आएगा, 4 डालेंगे तो -2 आएगा, 25 डालेंगे 5 आएगा, 25 -5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आपको पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि x किसके बराबर है? y स्क्वायर के बराबर है, जहां x बिलोंग करता है p से और y बिलोंग करता है q से। और मैंने बताया कि जो रिलेशन में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x होंगी, तो x में क्या क्या है? 9 है, 4 है और 25। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो होंगी उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और नंबर ऑफ वैल्यूज जो y जो होंगी उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो आपके लिए तो अभी इस क्वेश्चन में तो डोमेन रेंज एकदम कुछ है ही नहीं। ये तो कोई भी देख के बता सकता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज डोमेन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज रेंज। तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी नहीं हुआ। क्वेश्चन तो आपके फंक्शंस में चालू होंगे तब आप सीखेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। दिस इज वेरी ऐसे ही बकवास टाइप क्वेश्चन है। तो अब आप इतने छोटे से एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस को। नंबर ऑफ रिलेशंस जैसे बच्चों अगर आपके पास दो सेट दिए हैं तो दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले करके बताते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से जो भी आपका रिलेशन आ रहा है एक बड़ा सा, उसमें जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, मैं पूछूं उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो कहोगे सर 2 की पावर n। n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो बस मैंने n की जगह यहां पे क्या लिखा है? pq। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछेगा या उससे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो पूछेगा, क्योंकि रिलेशंस या सबसेट्स एक ही बात हुई, तो बेटा उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर pq बनेंगे। pq तो आप समझ गए होंगे ना, pq मतलब वही कार्डिनल नंबर। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो किसी क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये a क्रॉस b आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, a क्रॉस b आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लिखा है, तो अगर हम पूछूं उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आप बनेंगे 2 की पावर 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 बनेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना हुआ? 2 इंटू 2 यानी कि 16 बनेंगे। तो 16 सबसेट्स कौन कौन से होंगे? एक वो होगा जिसमें 1,3 होगा, एक वो होगा जिसमें सिर्फ 1,4 होगा, एक वो होगा जिसमें 2,3 होगा, एक में सिर्फ 2,4 होगा, एक में इटसेल्फ ये पूरा होंगे, एक 5 होगा, एक 1,3 1,4 का होगा, एक 1,4 2,3 का होगा, एक 2,3 एक 2,4 का होगा, फिर एक 2,4 एक 1,3 का होगा। ऐसे करके 16 सबसेट्स बनेंगे, है ना। तो इस रिलेशन के कितने रिलेशन बन जाएंगे? 2 की पावर pq। तो pq का मतलब कोई ऐसा हाईफाई मतलब नहीं निकाल लीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ उसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 4 है तो 2 की पावर 4, 6 है तो 2 की पावर 6, लाइक दिस। तो सबसेट्स तो आप पहले से ही जानते थे कि किसी, अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप इजीली लिख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है।
तो बच्चों यहाँ तक आपको, सभी बच्चों को यहाँ तक थ्योरी बिल्कुल रिलेशंस की क्लियर हो गई है, और बाकी थ्योरी मैं आपको भेज दूंगा, वो आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत इजी थ्योरी होती है, कोई ऐसी बहुत हाईफाई थ्योरी नहीं होती रिलेशंस की। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ये कर दिया मैंने शेयर। तो क्वेश्चन है बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देख करके आप कहोगे कि रिलेशन इतना इजी चैप्टर होता है। यस, रिलेशन इज इजी, बट जब मैं फंक्शंस चालू करूंगा तो वो आपको क्लास में पंचुअल रहना पड़ेगा, एकदम क्लास एकदम ऐसे देखनी पड़ेगी कि कहीं आपसे छूट ना जाए कुछ भी। तो बच्चों आपके पास ये है पहला क्वेश्चन, क्या गिवन है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, तो पूछ रहे हैं एक्स और वाई क्या होगा। अब भैया अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल है तो उनके दोनों के एक्स एक्स और दोनों के वाई वाई वाले कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। इक्वल कर दीजिए, एक्स और वाई निकल आएंगे। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी नहीं हुआ, ये तो कोई भी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है इन द सेट A has 3 elements and set B 3, 4, 5, तो सेट B में भी 3 एलिमेंट्स है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। भैया A में 3 है और B में दिख ही रहा है 3 है, तो A क्रॉस B करेंगे तो 9 ही आएंगे, ये तो कोई भी बता सकता है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, G क्रॉस H करेंगे, H क्रॉस G करेंगे, आपको मैंने लिखना सिखा दिया है, आप खुद निकाल सकें। तो इतने इजी क्वेश्चंस है बेटा कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं रिलेशंस में। रिलेशंस आप एनसीईआरटी से देखेंगे, खुद ही धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे, या कम से कम उतना जरूर कर लीजिएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ करो ही ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे कंटिन्यू कर दूं बच्चों मैं आगे कंटिन्यू करूं, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, तो मैं बच्चों आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, और ये स्क्रीन अब शेयर होने जा रही है। ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। ठीक है बच्चों, अब लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपको समझाने जा रहे हैं कि फंक्शंस के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। पहले बेसिक लेवल पे फंक्शंस हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें। अभी तुरंत नहीं कंटिन्यू कर रहे, तुरंत एकदम हंस के हाई फाई वर्जन्स पे अभी नहीं जा रहे, पहले थोड़ा समझते हैं कि फंक्शंस कैसे समझे जाते हैं। जैसे आपके पास कोई फंक्शन होगा, वो डिफाइन किया जाएगा A to B, ठीक है, इस तरह से फंक्शन डिफाइन किए जाएंगे इन फ्यूचर कि f इज डिफाइंड सच दैट A to B। तो बेटा जो A जो होगा वो होगी डोमेन ऑफ फंक्शन, और जो B होगा वो होगी रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों हमने कहा कि आपके सामने प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि fx इज इक्वल टू 1/x + 2। अभी मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत हाईफाई मत लीजिएगा। जैसे fx मैंने लिख दिया 1/x + 2, तो बच्चों मैंने इससे पूछा आपसे कि बताओ ये फंक्शन कौन कौन से x पे डिफाइंड है। तो आप कहोगे सर इसमें x की आप कोई भी वैल्यू डालते रहिए, ये हर बार कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा हर x पे, चाहे आप x-1 डालिए, चाहे 4 डाल दीजिए, चाहे 5 डाल दीजिए, चाहे 2 डाल दीजिए, चाहे 100 डाल दीजिए, ये फंक्शन तो हर x पर कोई ना कोई वैल्यू देगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये फंक्शन, जब मैं फंक्शंस का नाम ले रहा हूं तो रिलेशन चला गया है, ये रिलेशन नहीं है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन बच्चों एक जगह पे अनडिफाइंड है। कौन से x पे अनडिफाइंड है? -2 पे। किस पे अनडिफाइंड है? -2 पे। क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का या किसी भी एक्सप्रेशन का भविष्य में 0 हो जाए, क्योंकि मैंने आपको इनइक्वालिटी में भी सिखाया था, इनइक्वालिटी में आप बड़े बड़े लिख रहे थे x + 3/x-2, तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर आपको कभी भी 0 नहीं लिख करना है, चाहे ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा हो तो भी आप डिनोमिनेटर 0 नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों फंक्शन का डिफाइन करने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि सर ये हर x पे डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर्स,
लेकिन सर ये -2 पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि -2 डालते ही इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और सभी बच्चे जानते हैं कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, जिसको आप लोग कहते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड। और बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, फंक्शन की डोमेन कहते हैं। तो बेटा डोमेन निकालने का कोई स्पेसिफिक मेथड मैंने नहीं बना रहा हूं, ना होता है, ना ही रेंज निकालने का स्पेसिफिक मेथड होता है, वो थोड़ा बहुत होता है लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। हर बार आप कोई एल्गोरिथम निकाल लगा करके डोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते। आपको अपने मन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि डोमेन का मतलब है क्या, फिर आपको वहां अप्लाई करना पड़ेगा। तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे मैंने बच्चों अभी बताया कि ये फंक्शन सारे एक्स पे डिफाइंड है एक्सेप्ट -2, तो ये इसकी क्या हो गई, डोमेन। और बच्चों अगर हम इसको लिखेंगे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप इनइक्वालिटी में तो समझ ही चुके हैं ना, -इंफिनिटी से -2 यूनियन -2 से इंफिनिटी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। -2 देख लीजिए दोनों ब्रैकेट्स में एक्सक्लूडेड है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों उसकी डोमेन क्या हुई, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने क्वेश्चन एग्जांपल में, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर किसी भी x से 0 हो रहा हो तो वो आपको x एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, तभी वो फंक्शन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके। अब बच्चों व्हाट इज रेंज? तो आप कहेंगे सर ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y which is known as range of function। तो बच्चों यहां पर a क्या है, डोमेन, b क्या होती है, रेंज, जो आपको हर क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां समझ लेते हैं कि डोमेन क्या है। एक बार लिख लो, हमें लग रहा है तुम लोग भूल ना जाओ, सुन तो बहुत रहे हो, भूल ना जाओ। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल values of x on which function is defined। मतलब अगर किसी फंक्शन की डोमेन है तो फिर वो हर x पे, अगर उसकी डोमेन गिवन है तो फिर वो हर x पे डिफाइंड होना चाहिए। अगर किसी भी सिंगल x पे डिफाइंड नहीं हुआ तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। रेंज, रेंज की क्या है मतलब, हिंदी में मतलब बताया, उसको इंग्लिश में लिख लो क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज में लिखूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर लिखोगे आप ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यूज ऑफ x we obtain the values of y which is called range of function। इसको हम लोग कहते हैं रेंज। जैसे बच्चों अभी हम एग्जांपल के लिए आपके सामने दो बॉक्स बनाते हैं, इधर देखिएगा बच्चों, मेरी स्क्रीन पे ही देखो, f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, और मैंने दो सर्किल बना लिए। ये देखिए, ये पहला सर्किल, ये दूसरा सर्किल। पहला सर्किल बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है a को और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है b को। तो दिस इज a और दिस इज b। तो बच्चों देखो, मैंने -1 डाला तो 1 आ गया, 1 डाला तो भी 1 आ गया, 2 डाला तो 4 आ गया, -2 डाला तो 4 आ गया। ठीक है, तो बच्चों क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? आप कहोगे यस सर ये बिल्कुल फंक्शन है। -1 डालने पे 1 आ रहा, 1 डालने पे 1 आ रहा, 2 डालने पे 4 आ रहा, -2 डालने पे 4 आ रहा। तो आपने देखो ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि हर x पर डिफाइंड है, -1 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, -2 पे भी, हर x पे डिफाइंड है। और ऐसा फंक्शन कौन सा हो सकता है? वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल लिया था, x²। ऐसा फंक्शन कौन सा हो सकता है? x²। अब देखिए जरा, मैं आपको अगर इस तरह से बना करके दे दूं, अभी हम लोग बहुत सारा करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई भी चीज ना है तो बिल्कुल उसके पीछे मत पड़ जाना हाथ धो के कि हम आज ही IIT करके रहेंगे। ना दे तो आज मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर एक ना है तो उसको छोड़ करके दूसरा समझा करो। -1 1 2 3 मान लो मैंने लिख दिया 5 6 7। देखो बच्चों, -1 की इमेज 5 आ रही है, 1 की इमेज 6 आ रही है, 2 की इमेज 7 आ रही है। अब बताओ ये फंक्शन है? तो ये तो फंक्शन है पहला वाला, तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे यस इट इज फंक्शन। तो बच्चों ये वाला फंक्शन है, नेक्स्ट वाला जो मैंने आपको डिफाइन किया है a2b, ये वाला। तो आप कहोगे सर ये फंक्शन नहीं है, कहोगे सर क्यों? हमने कहा बेटा यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मैंने छोड़ दिया है, उस एलिमेंट का नाम है 3 पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू मैंने इंटरप्रेट नहीं की, और मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन में यानी ए में जितने भी एक्स होंगे सबकी कोई ना कोई वैल्यूज जरूर आएंगी, लेकिन यहाँ पे 3 पर मैंने फंक्शन की कोई भी वैल्यू इंटरप्रेट नहीं की है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन होता तो 3 की इमेज जरूर कुछ ना कुछ आती, चाहे वो 5 आती, चाहे 6 आती, चाहे 7 आती, 3 की इमेज जरूर होती उसमें। 3 की कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब 3 पे फंक्शन वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो मैंने अभी आपके सामने केस बनाया है वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होगा तो हर वैल्यूज ऑफ एक्स पर उसकी 100% कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकल करके आएगी। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं फंक्शंस क्या, तुम लोगों को फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तो थोड़े से डाउट तुम लोगों को खुद ही क्लियर होंगे कि फंक्शंस का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या मतलब होता है। पहले आप लोग देख लीजिए मैंने कितना पढ़ा दिया है। एक आध मिनट का रेस्ट लेना चाहे तो आप रेस्ट भी ले सकते हैं। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और फंक्शंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और इसके आगे आने वाली क्लास आप कोई भी मिस मत करिएगा, क्योंकि फंक्शंस में मैं एक एक करके डोमेन के क्या रूल्स होते हैं निकालने के, रेंज के कोई रूल्स होते हैं निकालने के, मॉड कैसे पढ़ा जाता है, इनइक्वालिटीज में जब मॉड आता है तो क्या करते हैं, कई तरह की चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप क्लास मिस करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम आएगी। और अपने मन में अगर आप सोच रहे हैं कि क्लास मिस करने पर हम वीडियो लेक्चर देख लेंगे, तो मैं आपको बता दूं बेटा वीडियो लेक्चर कोई भी नहीं देख पाता 1 घंटा, ठीक है ना। इसलिए वीडियो लेक्चर आपसे हो नहीं पाएगा और छूट जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं या मैं खुद भी करूंगा। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूं। बच्चों आपके पास गिवन है, इफ फॉर नॉन जीरो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इफ फॉर नॉन जीरो एक्स, मतलब एक जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं होगा तो उसको नॉन जीरो तो कहेंगे। गिवन है a टाइम्स एफ एक्स प्लस b टाइम्स f ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5। तो बच्चों देखो क्या गिवन है, गिवन है a टाइम्स एफ एक्स प्लस b टाइम्स f ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5। आपसे कह रहा फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स, आपको एफ एक्स निकालना है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे एफ एक्स पूछा जाएगा तो आप एफ के टर्म्स में थोड़ा ना बता पाएंगे। अगर आपसे एफ एक्स पूछा जाएगा तो मतलब अगर किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पूछी जाती तो मैं एक्स के टर्म्स में थोड़ा ना बताते। वैसे ही बेटा ये क्वेश्चन है, एफ एक्स पूछा जा रहा है, तो एफ एक्स जो आप निकालेंगे ए बी के टर्म्स में, इस तरह से एक्स के टर्म्स में, एफ एक्स वापस आप एफ के टर्म्स में मत निकालिएगा। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए इसकी कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए और इस पूरी इक्वेशन में x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन में x को आप 1 बाय एक्स से रिप्लेस करिए। जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले जो है रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस b टाइम्स, आप पूरी इक्वेशन में x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 बाय एक्स होकर के x बन जाएगा माइनस 5। ये आपका बन गया बच्चों सेकंड रिलेशन।
अब आप कहोगे सर हो तो गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको fx निकालना है, तो आप सर एक काम कर लीजिए, पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए a का, दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए b का, और दोनों को सर कर दीजिए माइनस, आपका सर आंसर आ जाएगा। यस, तो बच्चों ये वाला हम देखो माइनस कर रहे हैं आपके सामने, तो माइनस मतलब माइनस का मतलब साइन चेंज करना होता है, वही कर रहे हैं और कोई नया काम थोड़े नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, लाइक टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए टर्म्स ये वाला मैंने अभी कैंसिल किया आपके सामने, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर अभी कैंसिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करिए, आप एक बार लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो फिर आपको ज्यादा आसान लगेगा। चलिए लिख लीजिए आप, पहले a मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर fx प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 5, ठीक है, लिख दिया। दूसरी वाली इक्वेशन में b मल्टीप्लाई करिए, तो b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला वो वाला टर्म दूसरा वाला लिखिएगा, b स्क्वायर fx प्लस बी ए एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू bx माइनस 5b। अब तो क्लियर है, अब तो कर सकते हैं आप। अब माइनस कर लीजिए, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। करिए माइनस भाई, अब तो करिए अपने आप से। तो कैसे करेंगे, माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब मैं कैंसिल कर ले रहा हूँ, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये हो गया fx टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5। तो बच्चों यहाँ से आप fx आप खुद लिख लीजिएगा, मैं क्या लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है, अब आप खुद से लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स a अपॉन x माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b। इसलिए बच्चों आपने fx निकाल लिया, और ये क्वेश्चन बहुत भयानक रूप लेता है आगे चल के। तो यहाँ आपने कर तो लिया है, ये आगे भी आपको दर्शन देगा। तो यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा गिवन है कि इफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, देन आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड f ब्रैकेट में f ब्रैकेट में fx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास fx दिया है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है ना। क्या करेंगे, कहोगे सर पूरी इक्वेशन में x को पहले fx से आप रिप्लेस करिए। तो जब आप रिप्लेस करेंगे x को fx से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो गया, fx की वैल्यू पुट करिए, fx की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये सॉल्व होकर हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। थोड़ा सा और कर लीजिए, नीचे वाला माइनस ऊपर दे दीजिए, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। बच्चों आपका f ऑफ fx क्या आ गया, f ऑफ fx आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों क्या करिए, फिर से आप पूरी इक्वेशन में रिप्लेस करिए। अब आप समझ गए होंगे, आप फिर से पूरी इक्वेशन में रिप्लेस करिए x को fx से, दोबारा करिए, दोबारा करिए। तो जब दोबारा आप करेंगे तो फिर से x जो है आपका वो fx से रिप्लेस करेगा, और जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे fx आप फिर से दोबारा पुट करिए, तो क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स
होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, और नीचे आएगा 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्या है, सिंप्लीफाई होके 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका जो आंसर आया है वो आया एक्स। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इसको इस तरह से करना था, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट थोड़ी नहीं है, तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है। तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। यस बेटा। सर किसकी वैल्यू किससे रिप्लेस करनी है सर, वो कैसे पता चलता है? ये देखो बेटा, जो निकालना है उसकी तरफ ध्यान दो। आपको जो निकालना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये निकालना है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे ब्लैक कलर से अभी इंडिकेट किया। ये देखो, ये निकालना है आपको। तो बेटा ये जो निकालना है तो उसमें देखिए f के अंदर f, फिर f के अंदर f। तो बेटा ये वाला f जो है, ये वाला f जो है, जो मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ये वाला f ऑफ fx कब बनेगा? जब आप x को किससे रिप्लेस करेंगे? fx से रिप्लेस करेंगे, है ना? तभी तो f ऑफ fx बनेगा। लेकिन फिर आपने देखा कि f ऑफ fx पे फिर से f आ गया, तो भैया फिर से आप क्या करिए, फिर से इस इक्वेशन में x को fx से दोबारा रिप्लेस करिए, तो आपका f ऑफ fx आ जाएगा। वही आपकी डिमांड थी, वो निकल के आ गई। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, मतलब अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और क्वेश्चन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। यस सर। ठीक है, ओके गुड। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सके तो आप ही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करिए, तो शायद आपको कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं। आपका जो fx है वो है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। आपको फाइंड करना है f ऑफ fx, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड करिए, आपको फाइंड करना है f ऑफ fx। किसका आंसर निकल के आया? कहोगे सर अभी तो दिया है आंसर, कैसे निकलेगा? अब तो आ गया होगा, बताओ। नहीं आया तो फिर तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रीन पे, ये मैंने पलट दिया इसको। इसमें भी आपको बताना है f ऑफ fx, दोनों में बताइए f ऑफ fx। चलिए बताइए, इसमें बताइए। करूं मैं कि आप कर लोगे? सर सेकंड वाले में सर 1 आ रहा है। सेकंड वाले में 1 आ रहा है। ओके, सेकंड वाले में 1 आ रहा है। सर नहीं फर्स्ट का x आ रहा है। सर फर्स्ट का x है। सर एक्स फर्स्ट का x है। हाँ, Third इसका आंसर बेटा x है, 1 नहीं आएगा। आप दोबारा करो आराम से, जल्दी ना करो। मैंने कहा ना पढ़ाई आराम से किया करो। देखो फिर से सॉल्व करो, आ जाएगा। दोबारा सॉल्व करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे वाले का भी भैया आंसर बताइए आप लोग। तीसरे वाले का, तीसरे वाले का आंसर आएगा -1/x। इसका आंसर आएगा -1/x। हाँ हाँ यही आ रहा है। ओके, अगर आप चाहो तो मैं कहो तो सॉल्व कर दूं भैया। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बता दे, मैं सॉल्व कर दूं। कोई बच्चा ऐसा है तो मैं सॉल्व कर दूं, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। ठीक है, आई थिंक सबको आ गया है।